हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 37 के बारे में। ठीक है। और अब जब हम भाग 37 के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 36 भाग आप लोगों के पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और इस ये श्रृंखला के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो आप लोगों के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए जिसमें जीएस पूछ रहा है तो उसमें इस जीएस श्रृंखला से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं इस जीएस श्रृंखला से देखने को मिल रहे थे। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स है आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है और अभी आप देखेंगे कि यहाँ से तो समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भी भराने लगा है और उसका पेपर फरवरी लगभग में है। तो लोग इस जीएस श्रृंखला का आनंद लीजिए और इस जीएस श्रृंखला को हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होगा फरवरी में 2024 में, उसमें के 80% प्रश्न जो हैं इस जीएस श्रृंखला से देखने को मिलेंगे और जो 20% में आप लोगों के करेंट के क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद रीजनिंग मैथ हो गए, वो जो प्रश्न बनेंगे 20% में वही प्रश्न जो है इस श्रृंखला से भटकेंगे तो भटकेंगे, लेकिन जीएस के सारे के ज़्यादातर प्रश्न हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस जीएस श्रृंखला से जुड़ जाइए, चैनल को ज़्यादा जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं वो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लिया, जो लोग पुराने हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। ठीक है। तो जो लोग पुराने हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भी लोगों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें और चैनल से जुड़ जाइए। जीएस श्रृंखला का आनंद लीजिए। समीक्षा अधिकारी के लिए एकदम स्पेशली आप लोगों को तैयार किया जा रहा है कि समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम में हम लोग एकदम क्वालिफाई करके रहें और फरवरी में हम लोग जो एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत सारे प्रश्न इस जीएस श्रृंखला से आएँ। ठीक है। तो आप लोग सहयोग प्रदान करिए जिससे हम लोग और भी चीज़ें लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो जीएस श्रृंखला 37 का जो पहला प्रश्न है वो किस प्रकार से है। आपका पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने कब बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार ने कब बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है। 7 अगस्त 1905, 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों डेट जो है आप लोगों का बंगाल विभाजन से संबंधित है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। तो कब घोषणा किया था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। पहले हम बंगाल विभाजन ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर और इन तीन डेट आप लोग बंगाल विभाजन से याद कर लीजिएगा। ठीक है। पहला डेट जो है 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। ठीक है। बंगाल विभाजन का निर्णय। ठीक। मेरी आवाज़ थोड़ा सा लड़खड़ा रही होगी क्योंकि मेरे मुंह में पूरा एकदम छाला हो गया था, तो अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। बस हम आप लोगों का लेक्चर ले रहे हैं, यही बहुत है क्योंकि दर्द अभी भी है और जो छाले हुए हैं बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गए थे तो मुंह खुल ही नहीं रहा था। तो उस आधार पर आप देखेंगे कि मैंने 1 हफ्ते तक लेक्चर भी नहीं लिया है। ठीक है। और मौसम की वजह से इस तरह से चीज़ें हो गई थी तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। फिर उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। ठीक है। क्या हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक। और कब समाप्त हुआ वो आप लोग बताइए। ठीक है। नहीं तो अभी बताएंगे हम। फिर उसके बाद 7 अगस्त को क्या हुआ था? 7 अगस्त 1905 को अब देखेंगे कि बंगाल विभाजन में को लेकर स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। ठीक है।
तो इस तरह से चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ये 3 डेट है आप लोगों का। और बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ था। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, अभी पे आगे के शायद आगे प्रश्न में होगा ये चीज़ें, क्योंकि बंगाल विभाजन है तो बंगाल विभाजन से ही प्रश्न रहेंगे, क्योंकि हम एक टॉपिक लेकर चलते हैं कि उस टॉपिक को पहले ख़त्म कर लिया जाए प्रश्न बनाकर, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग जीएस श्रृंखला लेकर चलेंगे तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएँ, हम लोग को सहयोग प्रदान करेंगे, तभी हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएँगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। ठीक है, यानी कि रद्द कब समाप्त किया गया, तो आप डेट याद रख लीजिए। ठीक है, 2 डेट है। ये आपका हुआ था 1911 में। ठीक है, दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम, और उनकी रानी आई थी मैरी, उनकी पत्नी का नाम था मैरी। ठीक, ये लोग आए थे, कहाँ आए थे? दिल्ली। तो दिल्ली में इनके आगमन में क्या लगाया गया? दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार लगाया गया। और इसी में 12 दिसंबर, ठीक है, और इसी में दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और इसको प्रश्न में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का रीयूनियन कब हुआ है। ठीक है, बंगाल का पुनर्गठन कब हुआ है, तो वो कौन सा डेट है? यही डेट है। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, कब? दिसंबर 1911 में, जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी दिल्ली दरबार में आए थे दिल्ली, तो दिल्ली दरबार लगा के वहीं पर बंगाल का पुनर्गठन भी किया गया। तो ये डेट आप लोग याद रखिए, बंगाल का पुनर्गठन कब किया गया? वो आपका है 12 दिसंबर 1911। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 12 दिसंबर 1911। ठीक है, तो दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने दोनों तरह से आपको लोग बता दिए। और 1905 में आप देखेंगे, 1905 में तो बंगाल विभाजन प्रारंभ हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। और 1916 में आप देखेंगे कांग्रेस और लीग की समझौता हुआ था, कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए, हमने सारे डेट बता दिए हैं आप लोगों को। और आप लोग नोट डाउन करते चलिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि विद्यार्थी को अगर सफल होना है तो उसका नोट्स बेहतरीन तरीके से बना रहेगा, तभी वो सफल हो सकता है। ठीक है, अन्यथा वो किताब कितनों पढ़ ले, कितनों रट्टा मार ले, उससे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही नहीं। ठीक है, उस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए जाते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी बनाए जाते हैं, नोट्स बनाए जाते हैं, अपने दिनचर्या को सही तरीके से लेकर चला जाता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तभी आप लोग सफल होंगे, नहीं तो आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, सफलता आप लोगों के हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, वही आप लोगों को सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिल्ली में किया था? कहाँ किया था? दिल्ली में। किसका नेतृत्व? स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, और ये चारों लोग जो हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं पर नेतृत्व किया है। ठीक है, चलिए हम चारों लोगों का नाम बता दे रहे हैं, चारों लोगों का नेतृत्व कहाँ कहाँ किया है। अगर हम सैयद हैदर राजा की बात करें, सैयद हैदर राजा, आप लोग चारों नामों नोट कर लीजिए, कहाँ पर नेतृत्व किया है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सैयद हैदर राजा के अगर हम बात करें तो इन्होंने किया था दिल्ली में। ठीक है, आप लोगों का आंसर मिल गया। ठीक है, दिल्ली में किया था। फिर उसके बाद हम लाला लाजपत राय की बात करें, लाला लाजपत राय। ठीक,
और लाला लाजपत राय ने किया था पंजाब और उत्तर प्रदेश में, पंजाब व उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत, ठीक। फिर उसके बाद अजीत सिंह, अजीत सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था? ये आप देखेंगे कि अजीत सिंह ने इन्हें बम्बई और पुणे पर नेतृत्व किया, बम्बई व पुणे। फिर चिदम्बरम पिल्लाई, ठीक है, और नाम से ही लग रहा है कि दक्षिण भारत के होंगे, तो आप लोग इस तरह से नाम याद रखिए, चिदम्बरम पिल्लाई। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? मद्रास में, ठीक है, मद्रास में किया था। और स्वदेशी आंदोलन किसके एवज में लाया गया था? स्वदेशी आंदोलन किसके एवज में लाया गया था? 1905 के बंगाल विभाजन में के लिए, ठीक है, बंगाल विभाजन के लिए। और कब हुआ था? 7 अगस्त। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन को किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता हैं, ठीक है, नेतृत्वकर्ता में देखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, अरबिंदो घोष हैं, ठीक है। इन चारों लोगों का नाम आप लोग याद रखिए। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके प्रयास से यह स्वदेशी आंदोलन जो है पूरे भारत में फैलाया गया था, ठीक है। तो इन 4 लोगों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि ये 4 लोग हैं, कहाँ कहाँ पर इनका नेतृत्व किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन को लेकर हुआ था। 7 अगस्त बंगाल विभाजन जो है आपका 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के लिए स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है। इतनी सारी डेट आप लोग याद रखिए बंगाल विभाजन से। तो आप लोगों का बंगाल विभाजन से जितने भी प्रश्न बनेंगे कहीं भी भटक कर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों के विधान परिषदों के द्वारा, राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा, राज्यों के विधानसभा विधान परिषदों के द्वारा, नगर पालिका ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य जो चुने जा रहे हैं तो वो राज्यसभा के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाएंगे, क्योंकि विधान परिषदों के उल्लेख जो है राज्यों में जो विधान परिषद है वो बहुत ही कम राज्यों में देखने को मिलती है, ठीक है। और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है विधान परिषद का, क्योंकि विधान परिषद के बस वो लोग वेतन ले रहे हैं, ठीक है, उनका कोई कार्य नहीं है। जिस तरह से राज्यसभा है उसी तरह से राज्यों का राज्य विधान परिषद है। लेकिन राज्यसभा का कार्य है क्योंकि कानून बनाया जाता है, लेकिन विधानमंडल में विधान परिषद का कोई भी बहुत ही ज़्यादा महत्व नहीं है। सारे के सारे जो चीज़ें हैं विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। तो एक अनुच्छेद भी याद कर लीजिए भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 84(4), ठीक है, 84(4). इसी अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि राज्यों में की विधानसभा के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखिए। और जो चीज़ें हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और एक राज्यसभा के बारे में इस तरह से जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि राज्यसभा जो है राज्य सूची पर कानून बनाएगी। तो कौन सा अनुच्छेद है? 249। अनुच्छेद 200 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अनुच्छेद कौन सा है? 249। 249 के तहत राज्यसभा जो है राज्य सूची पर कानून बनाएगी। कैसे बनाएगी? कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3, ठीक है, 1/3 या 2/3 शायद इसी तरह से है कि 1/3 सदस्यों के वोटिंग के द्वारा बहुमत में पारित कराया जाएगा कोई विधेयक, तब वहाँ पर वो जाकर कानून बनाएगी। कौन सा आर्टिकल है? ये है अनुच्छेद 249, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा है जो है राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्यसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा का भंग, सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं कि राज्यसभा जो स्थायी सदन है, ठीक है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा जो है वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। कौन सा अनुच्छेद है संविधान का? अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। ठीक है, 83(1) के तहत राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक, और राज्यसभा जो है स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के बारे में पीछे के लेक्चरों में बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा बातें की जा चुकी हैं। आप लोग जाइए वहाँ पर देखिए और सोचने समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा का विघटन नहीं होगा और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो राज्यसभा का विघटन या भंग कर सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील, ठीक है, क्रेटर झील। ठीक है, तो क्रेटर झील का अर्थ क्या होता है? क्रेटर झील अब मान के चलिए कैसे बनती है। तो क्रेटर क्या बोला जाता है? जानते हैं कि ज्वालामुखी के मुख से संबंधित ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रेटर बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी जब अपने अंतिम समय होती है तो ज्वालामुखी का जो मुख है उससे लावा जो निकलता है, जब विस्फोट होता है तो वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। जब गड्ढे बन जाते हैं तो उस गड्ढों में पानी भर जाता है, तो उसी के द्वारा जो है क्रेटर झील का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी झील है? लोनार झील है, गोहाना झील है, भीमताल झील है, अष्टमुदी झील है। तो यहाँ पर जो झील का निर्माण किया गया है, तो अब इसमें से कौन सा क्रेटर झील है? तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लोनार जो है ये आपका क्रेटर झील का निर्माण करती है। तो चलिए हम झीलों का इसमें बता देते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है। ये चारों झील और कौन किस चीज़ से बनी है। तो हम पहले लोनार की बात करते हैं। लोनार झील ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कौन सी झील है? क्रेटर झील है, ये क्रेटर झील है। फिर इसके बाद गोहाना झील, गोहाना झील। गोहाना झील ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है आपका। उत्तराखंड में ये भूस्खलन झील है। ठीक है, क्या है? भूस्खलन झील है। फिर उसके बाद अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील आप जानते हैं कि केरल में है। ऐसा माना जाता है अष्टमुदी की कि इसकी 8 भुजाएं हैं। ठीक है, 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टमुदी झील इसको बोला जाता है। और यह है कि लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील। फिर इसके बाद भीमताल, भीमताल ये भी आपको उत्तराखंड में है। भीमताल, 7 ताल। ठीक है, भीमताल कहाँ है? उत्तराखंड में। ये क्या किस प्रकार की झील है? विवर्तनिक झील है, विवर्तनिक झील। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और आप लोगों को 4 झीलों के बारे में बात किया गया। अब झीलों से सूची बनाइए, नोट्स बनाइए। और आप नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा सकते हैं। PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग कहेंगे। अगर जितने भी ये श्रृंखला हुए हैं, अगर आप लोगों को इनकी PDF चाहिए, PDF फाइल के रूप में चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप लोग कमेंट करिए। तो हम आपको 37 जो ये श्रृंखला है उसके पूरे एकदम व्याख्या सहित आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का मुहाना, ठीक है, किस नदी का मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी में है। खंभात की खाड़ी कहाँ पड़ता है?
आपके गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है। कच्छ के रण के बाद खंभात की खाड़ी आती है, कहाँ है? अरब सागर में है। कहाँ है? पश्चिमी घाट पर है। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी कहाँ है? पश्चिमी घाट पर है। तो पश्चिमी यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं वही तो आपका जाकर अरब सागर में गिरेंगी। और अपवाद स्वरूप प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, 2 नदियाँ हैं, आप लोग ये नाम याद रख लीजिए, तापी है और एक नर्मदा है। ठीक है, तापी है और एक नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और आपके अरब सागर में जाकर जल गिराती हैं। और तापी नदी जो है खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पर तापी नदी के बारे में हम बात करेंगे और किसी नदी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारी नदियों के बारे में हमने बात किया हुआ है। ठीक है, आप लोग पीछे जाइए, देखिए और वहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और आप लोग नोट्स नदियों से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको पूरी हर एक चीज़ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और आप लोगों का जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हम करा देंगे। ठीक है, तो तापी नदी का अगर उद्गम की हम बात करें, उद्गम कहाँ है? सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, बैतूल ज़िला। बैतूल ज़िला में एक मुल्ताई नामक जगह है, मुल्ताई। बैतूल ज़िला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मुल्ताई कोष्ठक में लिख दे रहे हैं, मुल्ताई नामक स्थान है। और कहाँ पर है? एमपी में है, एमपी में है। यहीं से तापी नदी निकलती है और कहाँ मुहाना है? खंभात की खाड़ी में। और सहायक नदियाँ लिख लीजिए आप, सहायक नदियाँ, तापी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गिरना, पुरड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद बधूर, अनेर, मोरना, अरुणावती, फिर इसके बाद बोरी और पंसर, बोरी और पंझर नदियाँ जो हैं ये आपकी तापी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आप लोग तापी नदी से नोट डाउन करिए। और इसके जो बहाव क्षेत्र है 700 किलोमीटर के लगभग में है। ठीक है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को देखिए कि ये उद्गम स्थान सतपुड़ा पहाड़ी है, बैतूल ज़िला है, मुल्ताई नामक जगह से निकलती है, बैतूल ज़िला के मध्य प्रदेश से। और यहाँ पर ये गुजरात में होते हुए जाकर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, जो पश्चिम की ओर अपना जल गिराती है अरब सागर में। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिराती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस शब्द का हमेशा ध्यान दीजिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोमती नदी, सुल्तानपुर, नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर, तापी नदी, बैतूल, गंगा नदी, लखनऊ। तो नदी दिया है, एक तरफ शहर का नाम दिया है, तो पूछा गया है कि नदियों के कौन सा क्रम है जो गलत है, कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किस नदी किनारे कौन सा शहर है। अगर हम गोमती की बात करें, आप लोगों का इसी में आंसर आप लोगों का मिल जाएगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। देखिए मिल गया ना, पहले में ही आप लोगों को मिल गया, क्योंकि यही वाला ऑप्शन आप लोगों को गलत हो गया, क्योंकि गंगा नदी लिखा है लखनऊ क्योंकि गोमती नदी किनारे है। ठीक है, लखनऊ हो गया। और जौनपुर भी हो गया, जौनपुर भी आप लोगों का यहीं पर है, गोमती नदी किनारे। फिर उसके बाद एक शहर और लिख लीजिए, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर भी आप लोगों का गोमती नदी किनारे। फिर उसके बाद नर्मदा की अगर हम बात कर लें, नर्मदा नदी की, इसके नगर कौन से है? जबलपुर है, ओंकारेश्वर है और भरूच है। ठीक है, जबलपुर। और जबलपुर में ही आप देखेंगे कि नर्मदा नदी भेड़ा घाट के पास से धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, जबलपुर, भरूच
और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर आप जानते हैं कि ये शिवलिंग है, यहाँ पर महत्वपूर्ण शिवलिंग है ओंकारेश्वर। फिर उसके बाद तापी नदी की अगर हम बात करें, अभी हमने बात किया है कि तापी नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल ज़िला से निकलती है, तो बैतूल तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, बैतूल तो ऐसे ही हो गया। और फिर उसके बाद एक और जगह का नाम लिख लीजिए, सूरत। गुजरात का सूरत भी तापी नदी के किनारे पर ही अवस्थित है। गंगा की अगर हम बात करें, गंगा पर तो बहुत सारी नदियां हैं, बनारस है, गाजीपुर है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कानपुर है, पटना है, फतेहपुर है, कन्नौज है, इलाहाबाद है, ये सारे के सारे जो हैं आपके गंगा नदी के किनारे ही अवस्थित हैं। और गंगा नदी के किनारे आप देखेंगे कि बहुत सारे नगर है, बक्सर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप गंगा नदी से नोट डाउन करिए, बहुत सारे नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित हैं। और गंगा नदी की सहायक नदी हुगली नदी पर ही गंगा नदी की एक धारा है, दक्षिणी धारा हुगली नदी, और वहाँ पर आप देखेंगे कि कलकत्ता नगर बसा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं गंगा नदी से संबंधित हैं, तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और गंगा नदी के बारे में हमने बहुत सारी नगर के बारे में बताया कि पटना, बक्सर, कानपुर, वाराणसी, फतेहपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर। फिर जो आप देखेंगे कि कलकत्ता की एक सहायक नदी है हुगली। हुगली सहायक नहीं है, हुगली आपकी भाग है, ठीक है। गंगा नदी की दक्षिणी धारा जो है वो आपकी हुगली नदी है, और हुगली नदी जो है किनारे आप लोगों का कलकत्ता शहर है, और हल्दिया बंदरगाह है जो है आप लोगों का हुगली नदी किनारे पर अवस्थित है। तो आप सभी लोग इस चीज़ का, इन सब चीज़ों का नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लास्य नृत्य संबंधित है। लास्य नृत्य, यह प्रश्न आप लोगों को समीक्षा अधिकारी RO में पूछ चुका है कि लास्य नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है, वो है आपका माता पार्वती से संबंधित है, ठीक है। अगर शिव की बात करें हम, शिव से संबंधित है तांडव, ठीक है, इस तरह से नहीं, तांडव जो नृत्य है वो आपका शिव से संबंधित है। शिव के किस रुद्र रूप से संबंधित है, रुद्र रूप से, ठीक है, शिव के रुद्र रूप से तांडव नृत्य संबंधित है, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कभी प्रश्न पूछ देता है कि शिव के किस रूप से है, क्योंकि शिव के भगवान शंकर के जो रूप माने जाते हैं हिंदू धर्म में बहुत सारे माने जाते हैं, शांत भी माने जाते हैं, रुद्र भी माने जाते हैं, और वाचाल भी माने जाते हैं, जंगली भी माने जाते हैं, अड़भंगी भी माने जाते हैं, अवघड़ भी माने जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे रूप शिव के देखने को मिलते हैं, और जो तांडव नृत्य है शिव के रुद्र रूप से संबंधित है। और माता पार्वती जो हैं ये शिव की पत्नी थी, और इन्हीं से लास्य नृत्य संबंधित है। और माता पार्वती को आप देखेंगे कि अपहरणा भी बोला जाता है, अपहरणा, ठीक है। अपहरणा, ये इस तरह से प्रश्न पूछा था समीक्षा अधिकारी के हिंदी वाले सेक्शन में कि अपहरणा शब्द जो है ये किसका है, पर्यायवाची है, तो ये माता पार्वती का पर्यायवाची अपहरणा, ठीक है। और अगर देवदासियों के बारे में अगर हम बात करें, तो देवदासियों का प्रयोग की जो बनाया गया था ये मध्यकाल की देन है। मध्यकाल यानी कि प्राचीन काल के ख़त्म होते ही मध्यकाल की शुरुआत में वहाँ पर आप देखेंगे कि देवदासियों का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया दक्षिण भारत से निकल कर आया था, ठीक है। दक्षिण भारत से देवदासियों का कॉन्सेप्ट निकल कर आया और मध्यकाल में निकल कर आया था। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि देवदासियाँ जो थी कृष्ण भक्त में लिप्त हो जाती थी, ठीक है। मीराबाई देखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा से में संबंधित हैं, मीराबाई को भी देवदासी माना जाता है। लेकिन कालांतर में जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया देवदासियों का, देवदासियों ने ही कालांतर में आप देखेंगे कि वेश्यावृत्तियों को अपना लिया, ठीक है। तो जिस प्रकार से देवदासियों को कॉन्सेप्ट बनाया गया था भारत में कि देवदासियाँ जो हैं कृष्ण से संबंधित हैं, कृष्ण के उपासक हैं, उसमें जो मीराबाई को भी शामिल किया गया था, तो कहीं ना कहीं कालांतर में आप देखेंगे कि देवदासियों ने ही वेश्यावृत्ति को अपना लिया था, ठीक है। इसको आप लोग गलत ट्रैक पर मत ले जाइएगा, क्योंकि हम सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि देवदासियाँ का कॉन्सेप्ट, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट हम आपको NCERT में बताएंगे कि NCERT में भी इस तरह से चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पुस्तकों की हैं कि देवदासियों ने ही वेश्यावृत्ति को अपनाया कालांतर में चलकर, और देवदासियाँ जो है कृष्ण की भक्ति में आती थी, भक्ति शाखा से संबंधित थी, ठीक है। और देवदासियों का कॉन्सेप्ट जो निकल कर आया था वो दक्षिण भारत से निकल कर आया था,
ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें देखने पता चलती होंगी, तो आप लोग नोट्स डाउन करते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भूपेन हज़ारिका का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, भूपेन हज़ारिका। ठीक है, भूपेन हज़ारिका के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को ये चीज़ें भी पता होंगी कि वो कहाँ से संबंधित है। और अभी हाल ही में कुछ साल हुए इन्हीं के नाम पर एक पुल का निर्माण किया गया था, ढोला सदिया पुल। ठीक है, ढोला सदिया पुल का निर्माण किया गया है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर ढोला सदिया पुल का निर्माण किया गया है। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में पहुँच गया, जहाँ पर असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। तो ये सारे जो राज्य हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं। और वहीं पर असम में देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर ढोला सदिया पुल का निर्माण किया गया है। और ढोला सदिया पुल को ही भूपेन हज़ारिका पुल भी बोला जाता है। ठीक है, ढोला सदिया पुल को ये भूपेन हज़ारिका पुल बोला जाता है और ये कहाँ पर है, असम में है। तो चलिए हम असम के ये जो क्या है, भूपेन हज़ारिका का संबंध किस क्षेत्र से है, ये संगीत के क्षेत्र से, फोक सॉन्ग है जो लोकगीत कहा जाता है, लोकगीत से संबंधित है। तो हम यहाँ पर असम से लिख दे रहे हैं, असम से भूपेन हज़ारिका। मैंने बहुत सारी बात बताई। ठीक है, भूपेन हज़ारिका। ठीक है, एक बार हम जब BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे 2012 में, तो उसमें भूपेन हज़ारिका के बारे में पूछा गया था कि भूपेन हज़ारिका का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसमें पुल का निर्माण नहीं किया गया था। ठीक है, और अगर पंजाब की हम बात करें तो उसमें हमको नहीं पता था, तो उसमें हम गलत मार के आए थे। ठीक है, पंजाब में ये लाल चंद्र हैं। ये जो चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोग हैं इनका नाम, ये लोग जो है आप देखेंगे कि ये लोग फोक सॉन्ग से संबंधित हैं, लोकगीत से संबंधित हैं। ठीक है, लोकगान से, लोकगीत ये लोग गाते हैं, लोकगान से ये लोग संबंधित हैं। हरियाणा में देखिए कौन है, चरणदास चन्नी, चरणदास चन्नी। फिर उसके बाद राजस्थान, राजस्थान से जो है श्रीमली अल्लाह, इनका बहुत बड़ा नाम है, श्रीमली अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है, जिलाई बाई। ठीक, तो ये लोग जो संबंधित हैं आप लोगों के फोक सॉन्ग से संबंधित है, यानी कि लोकगीत से संबंधित है। ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोगों को आनंद आया होगा। GS श्रृंखला सुनिए, पढ़िए, लिखिए, सोचिए, समझिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स ही जो हैं आप लोगों को सफलता की ओर ले चलेंगे। ठीक है, और नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और एकदम बढ़िया से बनाइए, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करे, प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करे। और इस GS श्रृंखला का आप लोग आनंद लीजिए। GS श्रृंखला के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और जो ये GS श्रृंखला जो है आप लोगों को लिए एक एग्ज़ाम के थ्रू बनाए जा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के थ्रू बनाए जा रहे हैं, कि जिसमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों को समीक्षा अधिकारी में देखने को मिलें। ठीक, इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। आप लोग जिस GS श्रृंखला को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए। जो आप लोगों को समीक्षा अधिकारी के जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम डेट आ गया है, 4 फरवरी को एग्ज़ाम है, वहाँ पर आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा। GS श्रृंखला पसंद आती होगी और आप लोग नोट्स बनाते होंगे, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते होंगे, पढ़ते होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने माता पिता घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो लोग पुराने चैनल पर, जो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना सहयोग प्रदान करें। और जो लोग नए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम लोग और मोटिवेट होकर और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा और आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और मिलते हैं अगले श्रृंखला में, अगले इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।